अब ले रहे हैं हम ट्रांसफार्मर के टाइप्स हैं। ट्रांसफार्मर के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर जो ट्रांसफार्मर के टाइप्स हैं वो है आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं? जो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या क्या रखते हैं? ज्यादा प्राइमरी की अपेक्षा। और स्टेप डाउन कौन से होते हैं? जो जो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या प्राइमरी की अपेक्षा क्या रखते हैं? कम रखते हैं। तो कौन से होते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आउटपुट वोल्टेज के बेस पर ये ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होंगे आपके? दो, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन, कोर की कंस्ट्रक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर तीन टाइप्स के हैं, कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप। कोर टाइप ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली तौर पर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकली तौर पर ज्यादा यूज होने वाले हैं होते हैं, जबकि बेरी टाइप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो अपनी एक सर्कुलर कंडीशन में कोर कंस्ट्रक्शन रखते हैं और एक स्पेशल तौर पर क्या होते हैं, इनका पर्पज से यूज लिया जाता है। ठीक है, आउटपुट कैपेसिटी के बेस पर ट्रांसफार्मर जो है वो है आपके ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर एक बोल सकते हैं वेरिएबल ट्रांसफार्मर है, एक रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपके दो होते हैं, सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पर ट्रांसफार्मर है इंडोर टाइप ट्रांसफार्मर और आउटडोर टाइप ट्रांसफार्मर। इंडोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो ट्रांसफार्मर होते हैं जैसे किसी भवन मकान वगैरह होते हैं, जैसे कि कई कंपनियां वगैरह होती है अपना खुद का जीएसएस इंक्लूड करती हैं और उनको क्या करती हैं, एक मकान के अंदर कमरे के अंदर स्थापित कर दी जाती है। तो वो वहां पर जो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किए जाते हैं वो इंडोर होते हैं। और जो जनरली एक सामान्यतः जो एटमॉस्फेयर में रखे हुए ट्रांसफार्मर होते हैं वो आउटडोर ट्रांसफार्मर होते हैं। फिर कमर्शियल व्यवसाय के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं पावर ट्रांसफार्मर। कौन से ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर। और दूसरे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। कौन से ट्रांसफार्मर? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं इनको डीएसएस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना। पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये ट्रांसफार्मर आप लोगों के जीएसएस या फिर जीएस ग्रिड स्टेशन या ग्रिड सब स्टेशन में उपयोग लिए जाने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। तो सामान्यतः जो जीएस जो होता है या फिर जीएसएस होता है वहां पर ट्रांसफार्मर या तो ये दो होंगे या फिर एक होगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट जो होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं? जो हमारे जैसे कि थ्री फेज सप्लाई हमारे घर तक आती है 11 केवी तक पहुंचती है, तो 11 केवी जब पहुंचती है तो सबसे पहले इसी ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया जाता है जो 11 केवी को किस में बदलता है। ठीक है ना, स्टेप डाउन 415 वोल्ट 420 वोल्ट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में कूलिंग सिस्टम के आधार पर कूलिंग सिस्टम के बेस पर ट्रांसफार्मर नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर, फोर्स्ड एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर होते हैं। फेजों के आधार नंबर ऑफ फेजेस, फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर आपके कितने प्रकार के होते हैं? सिंगल फेज और थ्री फेज। ठीक है, अब नोट में देखना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे बनता है इसमें से। विच ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट कैपेसिटी, कि इनमें से कौन से ट्रांसफार्मर हैं जो आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर होते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर है, सीटी है, पीटी है, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि यहाँ देख रहे हो कि ऑन द बेसिस आउटपुट कैपेसिटी, आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर ट्रांसफार्मर कौन कौन से हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। अब इंस्ट्रूमेंट कौन से आगे? सीटी और पीटी। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। तो अब जो हम लेने वाले हैं वो लेंगे हम आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। इनमें से जो है इंपॉर्टेंट है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में स्टार्ट करते हैं। और बच्चों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। जो आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं मोस्टली करके अपने दोस्तों को और साथ वालों को क्या करना है, आप लोगों को शेयर भी करना है। देखें ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में समझते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? दिस इज एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर विद ओनली वन वाइंडिंग। यह एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होता है और जो केवल एक ही वाइंडिंग रखता है। क्या रखता है? केवल एक ही वाइंडिंग रखता है। इन एन ट्रांसफार्मर पोर्शन ऑफ द सेम वाइंडिंग एक्ट एज बोथ द प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है, वो एक प्राइमरी वाइंडिंग की तरह और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है ना। इट्स फॉर बोथ स्टेप अप स्टेप डाउन, जो क्या है स्टेप अप भी बना देती है और स्टेप डाउन भी बना देती है। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है
और वो वाइंडिंग जो होती है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के लिए क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आप लोगों को एक ही वाइंडिंग है और एक ही वाइंडिंग से कई टैपिंग निकाली हुई है। तो ये वाला साइड जो हो गया इधर, ये प्राइमरी साइड हो गया, टेक इनपुट एसी सप्लाई, और इधर वाला साइड कौन सा हो गया, आउटपुट। मैं यहां से भी ले सकता हूं, यहां से भी ले सकता हूं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इन ऑटो ट्रांसफार्मर एनर्जी ट्रांसफर हैपन्स बोथ थ्रू द इंडक्शन एंड कंडक्शन। इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो किसके माध्यम से, इंडक्शन के माध्यम से और कंडक्शन के माध्यम से, दोनों के माध्यम से होता है, ठीक है ना। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब होता है एसी का स्थानांतरण बोलते तो किस किस माध्यम, इंडक्शन और कंडक्शन के माध्यम से। प्रिंसिपल क्या होता है, क्या सिद्धांत होता है, सेल्फ इंडक्टेंस सिद्धांत होता है, ठीक है ना। ये अपनी यह क्या एक स्टैटिक मशीन है, ये रेटिंग कैपेसिटी रखता है, केवीए में रखता है। ट्रांसफर पावर बाय इंडक्शन, तो ट्रांसफर पावर बाय इंडक्शन के द्वारा, इंडक्शन के माध्यम से पावर का स्थानांतरण जो होता है, पावर का ट्रांसफर होता है, वो क्या होता है, 1 माइनस के इंटू इनपुट पावर, के हियर ए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं कि अगर इंडक्शन के माध्यम से अगर इस ट्रांसफार्मर में पावर का ट्रांसफर हो रहा है तो कैसे निकालेंगे हम, 1 माइनस के इंटू इनपुट पावर, जो इनपुट पावर वो रखेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो डिटरमाइन हो जाएगा। ट्रांसफर पावर बाई कंडक्शन, ट्रांसफर पावर बाई कंडक्शन क्या होगा, के इंटू इनपुट पावर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, परसेंटेज कॉपर सेविंग जो होगी, परसेंटेज कॉपर सेविंग होगी ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, कॉपर की सेविंग करता है, अर्थात 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा, क्योंकि एक वाइंडिंग होती है। तो परसेंटेज कॉपर सेविंग निकालनी है तो 1 अपॉन ऑटो, ऑटो क्या है यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है ना। कॉपर वेट ऑटो, अगर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉपर का वेट निकालना चाहूं तो 1 माइनस 1 अपॉन ए ऑटो, ए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ऑटो ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इंटू कॉपर वेट इन 2 वाइंडिंग, ठीक है, ट्रांसफार्मर। तो 2 वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर उसका वेट का मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो निकल जाएगा आपका कॉपर वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। केवीए रेटिंग निकालनी है तो क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस के इंटू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। जैसे कि एक ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग 25 केवीए, ठीक है, कितना केवीए, 25 केवीए, और उसे ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करना है, तो बताइए उसकी केवी रेटिंग कितनी होगी, तो हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सिमिलर है। पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली, अगर इसमें पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली हो रही है, क्या हो रही है, इंडक्टिवली। यहां पर इंडक्शन दिखाया मैंने, इंडक्टिवली बात वही है, ध्यान रख लेना, वही है। ये और ये दोनों एक ही है, कहने का तरीका था उनका जो मैं लिख दिया यहाँ पर। इट हैज हाई एफिशिएंसी, ये अपनी दक्षता ज्यादा रखता है। लोअर जेडपीयू मतलब पर यूनिट इंपीडेंस कम रखता है, एंड लोअर वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये क्या करता है, एफिशिएंसी ज्यादा रखता है, पर यूनिट इंपीडेंस कम रखता है, ठीक है, लोअर वोल्टेज रेगुलेशन रखता है, कंपेयर टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ये सब कम रखता है। एफिशिएंसी ज्यादा रखेगा, पर यूनिट इंपीडेंस कम रखेगा, वोल्टेज रेगुलेशन कम रखेगा, ठीक है ना, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में। कंपेयर टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर स्मॉलर साइज ऑफ सिंगल वाइंडिंग, तो कंपेयर टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है, साइज में छोटा होता है, क्योंकि यूजेज लेस कॉपर, क्योंकि इसमें जो कॉपर क्या होती है कम मात्रा में उपयोग ली जाती है, देन 2 वाइंडिंग, तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा इसका आकार कम होता है, क्योंकि इसमें वाइंडिंग क्या होती है, कम ली जाती है, और कम ली जाती है तो स्पेस कम घेरती है, स्पेस कम घेरती है, तो कहने का मतलब इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। एडवाइजेबल टू यूज ऑटो ट्रांसफार्म इफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज नियर टू, अगर इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 के आसपास होता है तो इसका उपयोग लेना बेहतर होता है, अच्छा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम ट्रांसफार्मर के, इस ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन जानते हैं। तो देखिए इसके एप्लीकेशन क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर के, वो भी देखने हैं आपको। एप्लीकेशन क्या है, एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, इसका जो यूज होता है एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर के तौर पर इसका यूज लिया जाता है। कहने का मतलब ये रेगुलेशन ऑफ एसी, एसी का रेगुलेशन करता है, बोल सकते हैं एसी को नियंत्रित भी करता है, एसी को कम ज्यादा भी कर सकता है, तो इसका क्या है, ये काम है, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल में इसका यूज होता है, ऑटोमोबाइल जो होता है उसके अंदर क्या होता है इसका यूज, एज बूस्टर इन एसी ट्रांसमिशन, तो एसी ट्रांसमिशन में जो एज ए बूस्टर के तौर पर काम करता है। कहने का मतलब जब वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस करने में या वोल्टेज ड्रॉप को कम करने में अपना मददगार होता है, ठीक है।
तो उसके बाद में रेलवे ट्रैक्शन में, रेलवे जो ट्रैक्शन होता है, रेलवे जो क्षेत्र होता है, ठीक है ना, ट्रैक्शन का मतलब होता है कि ऑटो व्हीकल, जो ट्रेन जो वगैरह होती है वहां पर भी क्या होता है, इसका उपयोग लिया जाता है। वही रेगुलेट ऑफ एसी, कहने का मतलब है एसी को कम ज्यादा करने में। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, जो इंडक्शन मोटर जो होती है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के तौर पर इसका उपयोग लिया जाता है। इसको बोला जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है ना। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के तौर पर भी क्या होता है, इसका उपयोग लिया जाता है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन थे। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस ट्रांसफार्मर को यूज करना है तो इसका अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर ऑपरेटर वर्क कर रहा है और बाई चांस कोई भी शॉर्ट सर्किट या फिर बाइंडिंग से कोई बॉडी से टच हो जाती है और कोई ऑपरेटर वर्क कर रहा होता है तो उसको शॉक लगने का खतरा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको डबल अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है, या सिंगल अर्थिंग कर दो, बाकी डबल अर्थिंग करके चले तो बहुत ही बेहतर होता है। जिससे क्या होता है, ऑपरेटर या फिर जो भी है यहाँ काम करने वाला होता है इससे रिलेटेड, तो वो क्या होता है, सेव हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर से संबंधित आपको समझ में आया हो कि ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या है मेन पर्पज। और इससे रिलेटेड मैंने यहाँ तक कोशिश यही की है कि जो आपके जेई से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने ही चाहिए और मिलेंगे, मैंने सबको ध्यान में रखते हुए क्या है ये ऑटो ट्रांसफार्मर को कराया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लेते हैं कि नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो है सीटीओ एंड पीटी। ठीक है, सिंबल, हाँ ऑटो ट्रांसफार्मर सिंबल और देख लीजिए, है ना, सिंबल नहीं बताया मैंने तो सिंबल देख लीजिए। आया है कि सवाल कभी? तो ये सिंबल है, या फिर इसका सिंबल ऐसे बन जाएगा, ये सिंबल बन गया, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी सिंबल आपका क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल होगा। तो आप सीटी वीटी लेंगे अपन लोग, सीटी पीटी को तो थोड़ा हम बाद में लेंगे, पहले इससे रिलेटेड प्रॉब्लम में जब पूछ ही रहे हो आप तो देखो। देखें, विच ट्रांसफार्मर नॉन रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर, किस ट्रांसफार्मर को रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर से जाना जाता है, ठीक है ना। तो रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर एप्लीकेशन मैंने क्या बताया था, ऑटो ट्रांसफार्मर, क्या होगा यहाँ पर, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑटो ट्रांसफार्मर रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर या आउटपुट वेरिएबल वोल्टेज ट्रांसफार्मर के नाम से भी उसको जाना जाता है। टैपिंग रिक्वायर्ड इन ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें जो टैपिंग की जो रिक्वायर्ड होती है वो कहां से होती है, तो देखो 50 से 60% मिड पॉइंट। तो ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से ध्यान रख लेना कि अगर टैपिंग की जाती है ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर में तो मिड पॉइंट से 50 से 60% के की जाती है, ठीक है ना। विच इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन है, तो आंसर है आपका हार्मोनिक फिल्टरिंग। क्या है, हार्मोनिक फिल्टरिंग। तो हार्मोनिक फिल्टरिंग में क्योंकि इन हाइड्रोलिक नहीं हो सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो सकती, कॉगिंग घटना नहीं हो सकती, तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है, हार्मोनिक्स फिल्टरिंग। अब देखो मैंने अभी जो एप्लीकेशन लिखाए थे उनमें नहीं था ये, ठीक है ना, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट बना के डाला है आप लोगों को। फिर आपका सवाल नंबर ये चौथा, चौथे वाले सवाल को आपको आंसर आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को आंसर देना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो है उस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट किया जा रहा है, तो तब उसकी रेटिंग कैपेसिटी क्या होगी तो वो आपको बतानी है। और मैं बता देता हूँ हिंट के लिए कि हमेशा ही टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी अपेक्षा ऑटो ट्रांसफार्मर जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी रेटिंग कैपेसिटी ज्यादा आती है, ठीक है। तो हम सब वेट कर रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स।